हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, जो कि हिंदी पेपर का है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे 100 नंबर आपको मिल सकते हैं। एक चीज़ इससे ये भी है कि आपको आइडिया लगता है कि हमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें कैसे लिखने हैं। तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर को पूरे सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो आज इस वीडियो में हम 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 100 नंबर का ये पेपर आता है आपका, और ये इस स्कूल का मतलब जहाँ से सेंटर होता है वहाँ का ये कोड होता है। और सामान्य हिंदी का पेपर है जो आपको 3 घंटे 15 मिनट समय मिलते हैं। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट में ये पूरे पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे कुछ निर्देश हैं, जैसे कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। मतलब 2 भाग हैं और इन सबके हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि जो भी प्रश्न हैं इनके सारे उत्तर को हमें क्लियरिटी से देना है। तो खंड क में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज हम उसको देखेंगे। तो खंड क का प्रश्न है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। जो माधुरी पत्रिका है वो किस युग में प्रकाशित हुई, ये पहले का क क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पहले क्वेश्चन में 5 पूछे जाएंगे। तो वही कह रहा है कि माधुरी पत्रिका किस युग से प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन 1 है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है शुक्ल युग और चौथा ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं, द्विवेदी युग। तो देखिए, आपको इसी तरीके से सारे प्रश्न के उत्तर देखने हैं। और देखिए, इसमें सामान्य हिंदी खंड क प्रश्न नंबर 1 आप ऐसे ही लिखिएगा, और पहले का यानी कि आपको क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे उत्तर। जैसे कि पहले का क उत्तर है द्विवेदी युग। अब हम देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय हमारा राइट आंसर है। अब देखिए, ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि कफन किस विधा की रचना है। कफन जो है वो किस विधा की रचना है। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है कहानी और चौथा ऑप्शन है संस्मरण। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा कहानी। कहानी हमारा राइट आंसर है। फिर अगला कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि मैला आंचल उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है मैला आंचल। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है आंचलिक, दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक और चौथा ऑप्शन है धार्मिक। तो इसमें से राइट आंसर होगा आपका आंचलिक। आंचलिक आपका मैला आंचल का उपन्यास है। ठीक है। अब है हमारा अंग क्वेश्चन। अंग क्वेश्चन कह रहा है कि अंधा युग रचना के लेखक कौन है। ठीक है, अंधा युग किसकी रचना है। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन कह रहा है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन कह रहा है राजकुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वां, धर्मवीर भारती। यानी धर्मवीर भारती अंधा युग रचना के लेखक हैं। तो खंड क से हमारा प्रश्न नंबर पहले का 5 का आंसर हो गया, क ख ग घ और अंग। अब हम देखेंगे, पेज पलटेंगे और देखेंगे कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि दूसरे का क क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शनली ही है। हमारे 10 ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई। ऑप्शन ए अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज,
तीसरा ऑप्शन है मैथिली और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क यानी कि अवधी। पहला आपका राइट आंसर है। अवधी जो कि है रामचरितमानस की भाषा है। अब बोल रहा है ख नंबर। ख नंबर में प्रश्न बोल रहा है कि परमाल रासो की रचना काल है। तो इसकी रचना काल कौन सी है? ऑप्शन पहला कह रहा है कि आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रिक्ति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका आदिकाल। तो आदिकाल परमाल रासो की रचना है। ठीक है, अब हमारा ग नंबर प्रश्न देखते हैं। ग नंबर प्रश्न बोल रहा है कि छायावाद की रचना नहीं है। तो इन चारों में से कौन सी छायावाद की रचना नहीं है? ऑप्शन पहला कह रहा है कामायनी, दूसरा है साकेत, तीसरा है सरोज स्मृति और चौथा है नौका विहार। तो इसमें से छायावाद की रचना कौन सी नहीं है? तो छायावाद की रचना नहीं है साकेत। साकेत हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे अपना घ नंबर प्रश्न। तो घ नंबर कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? ठीक है, सुमित्रा नंद पंत ने नौका विहार कविता की रचना कौन से स्थान पे की थी? तो ऑप्शन पहला है हमारा काला कांकर, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है वाराणसी और चौथा है इलाहाबाद। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, सुमित्रानंद पंत नौका विहार कविता की रचना इलाहाबाद में किए थे। अब दूसरे का आखिरी और ऑप्शनली क्वेश्चन का पांचवा आखिरी क्वेश्चन है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? मतलब वेदना की जो प्रतिमूर्ति है वो किस कवित्री को कहते हैं हम? तो पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है मैत्रेयी पुष्पा या चौथा है लक्ष्मीबाई। तो वेदना की प्रतिभूमि की कवित्री को कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा क्या हैं? वेदना की प्रतिमूर्ति की कवित्री हैं। तो इसी प्रकार से हमारे दूसरे का भी पांचों ऑप्शनली क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो देखिए, तीसरा कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो पैराग्राफ है इस पे आधारित यहाँ पे हमारे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 5 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब इन प्रश्नों को उत्तर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास 2 पैराग्राफ आते हैं। एक पहला पैराग्राफ, उसके बाद अथवा में करके दूसरा पैराग्राफ दिया जाता है। तो देखिए ये है एक पैराग्राफ, पहले मैं पढ़ देती हूँ कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदाम्त्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों में आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही नदी जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये पैराग्राफ है हमारा, और इसमें से जो प्रश्न है वो मैं पहले पढ़ देती हूँ। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। दूसरा प्रश्न है पाठ का शीर्षक एवं लेखक के नाम लिखिए। मतलब इस पाठ के शीर्षक और इनके लेखक का नाम लिखिए कि ये किस लेखक ने लिखा है और इसका पाठ क्या है। और तीसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है इसकी ही अंश की हमें व्याख्या करनी है। और चौथा बोल रहा है कि सूर्य की रश्मियाँ का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका उत्तर देना है। और पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदाम्त्य स्थापित किया है। तो ये पैराग्राफ हमारा पहला है, तीसरे का पहला। अब अथवा में जो पैराग्राफ है उसको मैं देख लेती हूँ। तो अथवा करके ये पैराग्राफ पूछा गया है कि रमणीयता और नित्य न्यूनता अन्योन्याश्रित है।
रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धियां की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं के से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ता पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। तो ये हमारा अथवा का दूसरा पैराग्राफ है और इसके कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। मतलब इस पैराग्राफ के लेखक और इनके पाठ का नाम बताइए। और पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब रेखा किया गया है जो अंश, उसकी व्याख्या करेंगे। मतलब सड़ी गली से लेकर असमर्थ ही रह जाती है, यहाँ तक का आपको इस आंसर में व्याख्या करना है। फिर कह रहा है कि क्या चीज़ें अनियोजित है। और चौथा कह रहा है कि नृत्य नूतनता का क्या सूचना सूचित करती है। और पांचवा प्रश्न है कि रमणीयता और परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ये 5 प्रश्न हैं। तो देखिए जैसे कि अथवा करके 2 पैराग्राफ दिया है, तो हम इस पैराग्राफ का आपको अर्थ बताएंगे। मतलब कि इस पैराग्राफ में आपको अर्थ सहित प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कराएंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। प्रश्न है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, लेकिन उससे पहले हमें जन का प्रवाह अनंत है, पहले पैराग्राफ को अंडरलाइन कर देंगे। तो देखिए पैराग्राफ है कि जन का प्रवाह और होता है तक हमें अंडरलाइन करना है। तो इसके और इसके बीच में जो शब्द है उसकी हमें अर्थ निकालना है, इसलिए हमें आगे के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखकर बीच में डैश डैश करके छोड़ देना है, ताकि समझ में आ जाए कि हमें इस लाइन का अर्थ निकालना है। तो पहला प्रश्न पूछा था कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो आंसर लिखेंगे हम कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, जन का प्रवाह अनंत होता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो पाठ के शीर्षक हैं राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, पाठ के शीर्षक हो जाएंगे आपके राष्ट्र का स्वरूप, पाठ से ये लिया गया है पैराग्राफ, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित में सिर्फ जन का प्रवाह अनंत होता है, यही लिया है, तो इसी का हम सिर्फ अर्थ लिखेंगे। तो देखिए हेडिंग कर लेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें हम उन अर्थों को लिखेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों का विस्तार अनंत है। ठीक है, जन यानी कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनका जो प्रवाह है, उन लोगों का विस्तार जो है वो बहुत ही अनंत है, मतलब अनेकों हैं। ये जन का प्रवाह अनंत होता है, उसका अर्थ होता है। तो हेडिंग के साथ साथ अब इसको लिख लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य की रश्मियाँ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव प्रातः काल संसार को अमृत से भर देती है। क्या करती है कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव प्रातः काल अमृत से भर देती है। अब देखिए अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, यानी 5वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। मतलब राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो 5वें का उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय जन भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। मतलब राष्ट्रीय जन भूमि के साथ इन्होंने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो इसी प्रकार से हमारा 5 प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं प्रश्न संख्या 3 से। तो अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को।
तो देखिए जो चौथा प्रश्न पूछ रहा है ये 10 नंबर का है, मतलब 5 प्रश्न हैं और 2-2 नंबर के सारे प्रश्न हैं, जो कि 10 नंबर का ये आपका पैराग्राफ है। तो देखिए चौथा बोल रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो गद्यांश था और अब हमें पद्यांश का उत्तर देना है। तो पद्यांश में जो पैराग्राफ दिए हैं इसके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको अथवा वाले दोनों पैराग्राफ को बता देती हूँ। तो देखिए, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी तो कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंतर्प तुम्हें हो तो मेरे पति पर वारो, लो ये मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। तो ये पैराग्राफ है और इसके 5 प्रश्न हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके 5 प्रश्न ये हैं कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता के नाम लिखिए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। और तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। और चौथा प्रश्न है कि यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है। और पांचवा बोल रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इस पैराग्राफ का 5 क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। इससे पहले हम अथवा के क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। तो अथवा का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो अथवा करके पैराग्राफ है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो इस पैराग्राफ के आपको अर्थ लिखने हैं और इसके 5 प्रश्न हैं जो कि मैं पढ़ देती हूँ। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। जैसे कि सारे पैराग्राफ में पूछा गया है, विज्ञान का तलवार क्यों कहा है, ठीक है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, इसका आंसर दीजिए। तीसरा पूछ रहा है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। और चौथा पूछ रहा है कि मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। और पांचवा पूछ रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके दूसरे अथवा के पैराग्राफ है। तो ये अथवा के पैराग्राफ हैं। तो हम इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस हैं इसको मैं हल करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है कि मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। तो इसके अर्थ को हम जानेंगे समझेंगे, उसके बाद इन प्रश्न को उत्तर को हम देंगे। तो देखिए, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। तो देखिए इस अंश में वो जो स्त्री है वो अपने पति के विरह में दुर्शवी मतलब दुखी उर्मिला जो है वो कामदेव से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, मतलब कि तुम मुझे अपने पुष्पवाड़ी से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, मतलब कि मैं जो हूँ वो अबला हूँ और एक विरहिणी स्त्री हूँ। और कह रहा है कि कुछ तो दया विचारो, मतलब कि मेरे ऊपर कुछ तो दया करो और दिमाग से सोचो कि मैं कितनी ही अबला नारी हूँ। फिर कह रहा है कि होकर मधु की मीत मदन, मैं अपनी पति के प्रेम में मीत मदन हूँ। पटु तुम कटु गरल न गारो, मतलब कि मेरे इस हृदय पर चोट मत बिखारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, मतलब मुझे किसी काम से विफलता मिलती है और तुम्हें विकलता मिलती है और तुम्हें विफलता, तो उसे ठहरो परिश्रम से, मतलब मेरे जो परिश्रम है उस श्रम को मुझे मत ललकारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, मतलब मैं भोग रहित स्त्री नहीं हूँ, मतलब कि नहीं भोगिनी, मैं भोगने वाली कोई स्त्री नहीं हूँ जो अपने कर्म को लेकर भोगती है। जो तुम जाल पसारो, मतलब कि जो तुम मेरे ऊपर ये सब चीज़ों को बहाते हो या फिर जो मुझे दुख पहुँचा रहे हो।
बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। मतलब कि हे कामदेव, अगर आप में बल है तो आप मेरे सिंदूर बिंदु को नेत्र से हटा दीजिए। दूर दर्प करतम तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। मतलब कि कोई भी दिक्कत है या फिर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो आप मेरे पति से पहले लड़ लो, उसके बाद मेरे से जो कहोगे मतलब कि मेरे पास आना। यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। ये मेरे चरण जो है उस रति के सिर पर ही पधारित है। मतलब कि वो पति जो है वो मेरे ही परमेश्वर हैं और मैं उनकी एक स्त्री हूँ और उनकी पत्नी हूँ। तो यही पैराग्राफ कह रहा है, लेकिन हमें सिर्फ अर्थ मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो इसके ही अर्थ लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं उनके रचयिता को लिखिए। तो पहले हम लोग पहले का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि मैं अबला विचारो, मतलब कि मैं अबला डॉट डॉट करेंगे और फिर विचारो, हमें इसके ही अर्थ को निकालना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम देंगे, जैसे कि बोला गया है कि इस उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और उनके रचयिता का नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं, मतलब कि पद्यांश से हमारी हिंदी खंड काव्य के संकलित एवं गीत नामक, मतलब गीत इस पाठ का नाम है और नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मतलब कि इसके जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इनकी जो क्या है शीर्षक है वो है गीत। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें पहले का उत्तर लिखना है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किससे बताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस पद्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन है। अब देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है। तो देखिए यह पद्यांश गीत ग्रंथ से उद्गृत है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है वो पूछ रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित हमारा क्या था वो उसे देख लेते हैं। तो रेखांकित है कि मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, ये हमारे रेखांकित हैं। तो हमको इसके पूरे का अर्थ लिखना है 5वें क्वेश्चन के उत्तर में। तो चलिए हेडिंग देके हम इसका उत्तर की व्याख्या कर लेते हैं। तो हेडिंग देंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि ऐसे ही हमें लिखना है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में पति के विरह में दुखी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्पवाड़ों से घायल मत करो, क्योंकि मैं एक अबला और विरहिणी स्त्री हूँ। मेरे ऊपर कुछ तो दया करके विचार करो। तो जैसा कि मैंने आपको अर्थ में बताया था कि वो एक अबला स्त्री है जो कामदेव से प्रार्थना करती है और कहती है कि मुझ पे अपना विचार करो, क्योंकि मैं एक अबला स्त्री और विरहिणी स्त्री हूँ और मेरे ऊपर कुछ तो विचारो और कुछ तो दया करो। तो इसी प्रकार से हमें इसका अर्थ लिखना है। तो हमारे चौथे क्वेश्चंस का 5 उत्तर खत्म होता है इसी प्रकार से। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। तो 5वां प्रश्न पूछ रहा है क की 5वें में क और ख 2 का उत्तर हमें देना है। तो क पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हमें इसकी जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के साथ साथ प्रमुख रचनाओं का भी उल्लेख करना है। आपको 3 लेखक के नाम दिए गए हैं। पहला लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हरिशंकर परसाई और तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है जो भी आपको याद हो। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हरिशंकर परसाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मैंने अपने पेज पे वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसका बताएंगे ज़रूर से। तो साहित्यिक परिचय के साथ साथ हम इसमें बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो देखिए आपको किस तरह से लिखना है। तो प्रश्न संख्या 5
और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम इसमें संक्षिप्त परिचय देते हैं, जैसे कि जन्म। मैंने आपको पिछली कई वीडियो में भी बताया है जीवन परिचय में कि हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारा संक्षिप्त परिचय, उसके बाद जीवन परिचय। तो देखिए संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे हम जन्म। इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान दुबे का छपरा बनिया में। पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी और माता का नाम था ज्योतिषमती। और इनका बचपन का नाम था इनका वैद्यनाथ द्विवेदी। और अगला पॉइंट है कि अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे, मतलब ये कई पदों पर अपना कार्य किए हुए हैं। और इनकी मृत्यु हो जाती है 18 मई सन 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो 18 मई सन 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये हो गया हमारा संक्षिप्त परिचय। अब हम लिखेंगे अपना हेडिंग करके जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे। जीवन परिचय में इनकी पूरी कहानियों का उल्लेख हम करते हैं। तो देखिए जीवन परिचय में हम लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो देखिए जो मैं जैसे कि मैंने आपको ऊपर संक्षिप्त परिचय में बताया कि इनका सन 1907 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर एकादशी के संवत में बता रहा है कि सन 1964 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में ये प्रतिष्ठित इनका जन्म हुआ था और ये सरयू प्राणी ब्राह्मण कुल में हुए थे। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनकी माता ज्योतिषमती थीं। ये प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थीं। कौन? इनकी माता जो कि थी ज्योतिषमती, ये एक प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थीं। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष का शिक्षा उत्तराधिकारी से प्राप्त हुआ, मतलब इनकी शिक्षा इनकी माता ने बहुत ही अच्छे से दी थी संस्कृत की, जो इनको उत्तराधिकारी से प्राप्त था। फिर कह रहा है कि सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषीचार्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, मतलब काशी में जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें ज्योतिषाचार्य की उपाधि को प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था, ठीक है, इनकी जो प्रतिभा थी वो विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था, इसके आगे संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। क्या कि वो शांति निकेतन में हुआ था इनका संस्था, और जहाँ ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, सन 1949 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि को प्राप्त किए थे, मतलब डीलिट की डिग्री को लिए थे। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। क्या किए? सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त पर हुए। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्मभूषण की उपाधि से विभूषण किया गया। सन 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। फिर कह रहा है कि आगे इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया और 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम हेडिंग करेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में हम बस इतना ही लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 80 वर्ड हमें सिर्फ करना है। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे हम कि
आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के पेड़ की अपेक्षा के माध्य से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपना चिंता दिखाई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो अपनी साहित्यिक परिचय में इतना हम लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि इनकी जो रचना है वो किस प्रकार से ये किए थे और वो किस किस भाषा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते थे। और इसी तरीके से हमारा साहित्यिक परिचय भी समाप्त होता है। अब इसमें बोला था इनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। तो चलिए इनकी रचना को देख लेते हैं। तो हेडिंग के साथ साथ हम इनकी प्रमुख रचनाओं को लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। जैसे कि इतिहास, तो इतिहास में ये क्या क्या लिखे थे, तो देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनकी इतिहास में रचना थी। और निबंध संग्रह में ये लिखे थे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता और आलोक पर्व, ये इनका निबंध संग्रह था। और अब हम देखेंगे इसके आगे इनके उपन्यास को। इनके कुछ साहित्यिक ग्रंथ हैं जैसे कालिदास की ललित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये सब इनके साहित्यिक ग्रंथ हैं। और इनके कुछ उपन्यास थे जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुरनरवा। ठीक है, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप इस जीवन परिचय में लिख देंगे तो आपके प्लस पॉइंट होते हैं हेडिंग के साथ। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा जो है क का समाप्त होता है जीवन परिचय। अब हम देखेंगे पांचवे का ख। पांचवे का ख पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है अज्ञेय। जयशंकर प्रसाद और हरिऔध जी का मैंने जीवन परिचय अपने पेज पर अपलोड कर दिया है, लेकिन अब हम इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पांचवे का ख प्रश्न। तो हम देखेंगे प्रश्न संख्या पांचवे का ख, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में हमें क्या लिखना है, तो संक्षिप्त परिचय में हम लिखेंगे इनका कि इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी में और इनकी जन्म स्थान थी काशी। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और ये छायावाद के प्रवर्तक थे। इनकी लेखन विधा थी काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध। इनकी भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इनकी शैली है प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कमायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन, कुसुम। और इनकी मृत्यु 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में हो गई थी। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम देखेंगे इनका मेन टॉपिक जो कि है जीवन परिचय और साहित्य परिचय। तो हेडिंग करेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा थे। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया। ये छंद काव्य, छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार एवं कहानीकार भी रहे। ठीक है, फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि प्रसाद जी का जन्म सन 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सगुनी नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। फिर लिखेंगे आगे कि
छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। गृह के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग यशस्ता साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्ण गद्यमय रचना के सुमन अर्पित करता रहा। तो जो जयशंकर प्रसाद थे, ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से ये वियोग में रहते हैं और इनकी पत्नियां जो इन्हें छोड़ देती हैं, उस प्रकार से भी ये वियोग से टूटे हुए हैं। फिर भी ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कई रचना इन्होंने किए हैं और छायावाद के ये बहुत ही महत्वपूर्ण और माने जाने लेखक हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इनके सारे रचना को और इनके जीवन के बारे में लिखना होता है। फिर कह रहा है आगे कि 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर, मतलब इनका जो रोग था वो उभर गया और निष्प्राण होकर, मतलब ये अपने प्राण को छोड़ते हुए हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गए। मतलब कि ये हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है सन 1937 ईस्वी में। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम देखेंगे इनका साहित्य परिचय। तो साहित्य परिचय लिखेंगे कि प्रसाद जी का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवीय रहा है, उसमें आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा है। ये जीवन की चिरंतन समस्याओं का कोई चिरंतन मानवीय समाधान खोजना चाहते थे। इच्छा, ज्ञान और क्रियाओं का सामंजस्य भी ही उच्च मान्यता है। तो ये इनके साहित्य परिचय में हम कुछ लाइनें मेंशन कर देंगे। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख रचना। तो इनकी कुछ प्रमुख रचना है जैसे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कमायनी, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागराज, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवशामिनी इत्यादि। तो इतनी रचना को आप मेंशन कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा जीवन परिचय हो जाएगा और हमें पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय समाप्त होता है, यानी 5वें का क और ख हमने सॉल्व कर दिया। अब हम देखेंगे अपना 6वां क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है। तो 6वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि लाठी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो 80 शब्द में हमारी लाठी कहानी की सारांश लिखना है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए या फिर लाठी कहानी का सारांश लिखिए। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे लाठी कहानी का सारांश। तो चलिए देखते हैं कि हमें लाठी कहानी का सारांश किस तरह लिखना है कि हमें पूरे 5 नंबर मिल जाए। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 6 और लिखेंगे लाठी कहानी का सारांश। तो लाठी कहानी का सारांश चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, हम लिखेंगे कि लाठी जो है, लाठी कहानी की लेखिका प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी जी हैं। इनकी जो लेखिका हैं वो हैं शिवानी जी। और इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन किया गया है। कहानी के नायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता था। इस कहानी में ये है कि इसका जो पति है, मतलब ये लिखी हैं शिवानी जी ने, और इनके पति का नाम यानी कप्तान जोशी है और इनकी पत्नी जो है वो बानो है। हमारे इस कहानी में नायक होते हैं कप्तान जोशी और इसकी जो पत्नी है वो है बानो, और वो उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। और विवाह के तीसरे दिन बाद ही कप्तान जोशी को बरसा जाना पड़ा। तब बानो ने अपनी नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने आदि। उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई, मतलब उसे दिमागी हालत से भी कमज़ोर किया गया और उसे कई काम कराए गए और उसे ताने दिए गए और कई चीज़ें उसके साथ होने लगी।
तभी उसके पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है। मतलब उसका जो पति है कप्तान जोशी, उसे कैद कर लिया गया था जापानियों के द्वारा। ये खबर उस तक आती है और ये आती है कि और वह अब कभी नहीं आएगा, ऐसा बताया जाता है। इन सब कारणों से निरंतर घुटती रहती है। जो बानो है वो इन सब बातों को सुनकर घुटती रहती है अंदर ही अंदर। फिर बानो धीरे धीरे ऐसा ही कुछ समय बाद वह क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। ठीक है, ये सब होने के बाद इन सारे चीज़ों को झेलती है और उसके बाद उसे क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है, यानी कि उसे क्षय रोग हो जाता है और वह बेड रेस्ट पर हो जाती है। फिर आगे कहानी कह रहा है कि जब कप्तान जोशी 2 वर्ष बाद लौटकर वापस घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने से सैनेटोरियम अस्पताल भेज दिया है। मतलब जब 2 साल के बाद, पूरे 2 साल के बाद कप्तान जोशी जब अपने घर को लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके बानो यानी पत्नी की तबीयत खराब है और वह क्षय रोग से ग्रसित है। और उसे ये पता चलता है कि हमारे घर वालों ने सैनेटोरियम अस्पताल में उसे एडमिट किया हुआ है। वह दूसरे ही दिन वहां पहुंच गया। कहाँ पर? अस्पताल में। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने बनुना दिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बानो अपने पति को देखती है 2 साल के बाद, क्योंकि उसे तो पता चलता है कि उसका पति नहीं लौटेगा, लेकिन जब वो आता है तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें आने लगती हैं और पूरे 2 साल की कसर निकल जाती है, जैसे कि वह 2 साल से उसे न देखी थी। सैनेटोरियम के डॉक्टर ने बानो की मौत सैनेटोरियम के डॉक्टर ने बोला कि बानो की जो मौत है वो नज़दीक है और नज़दीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया गया था। किसको? तो बानो के परिवार को। और फिर कह रहा है आगे कि बानो समझ गई कि सैनेटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, यानी कि अस्पताल छोड़ने का नोटिस मिल गया था, ये उसे आभास हो गया था। फिर कह रहा है आगे कि जिसका अर्थ हुआ कि अब वह नहीं बचेगी। उसे ऐसा आभास होने लगा कि अब वह नहीं बचेगी। कप्तान जोशी देर रात तक बानो को टहलाता रहता। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई है तो वह भी सो जाता है। ठीक है, सुबह उठने पर जब बानो पलंग पर नहीं मिली, फिर दूसरे दिन नदी के धार पर बानो की साड़ी मिली, क्योंकि बानो वहाँ से चली गई थी और कप्तान को नदी के धार पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा कि बानो नदी में डूबकर मर गई है। ठीक है, जब उसकी लाश न मिली तो उसे लगा कप्तान जोशी को कि बानो मर गई है। फिर आगे कह रहा है कि फिर लगभग 10 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णो देवी के दल में, फिर लगभग 10 वर्ष बाद नैनीताल जब वो जाता है तो वैष्णो देवी के दल में उसे लाठी मिलती है। ठीक है, उसे लाठी मिलती है जो कप्तान जोशी पहन लेता है। ठीक है, कप्तान जोशी को वो लाठी मिलती है और वो पहन लेता है। फिर कह रहा है आगे कि पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था। ठीक है, वहाँ से ये पता चलता है कि गुरु महाराज ने बानो की क्षय रोग औषधियों से ठीक कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी संस्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों ही चली गई थी। किसकी? बानो की जो है इस क्रिया में शक्ति और आवाज़ दोनों ही चली गई थी। अब न तो वह बोल सकती थी और न किसी को पहचान सकती थी। उसकी अपनी अतीत याद नहीं रहती थी। ठीक है, उसे अपना अतीत भी याद न था। वह वैष्णो दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को चली जाती है। ठीक है, और वहाँ से वह स्वयं को उस वैष्णो के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा और खोखला महसूस करता है। यानी कि जो कप्तान जोशी है वो खुद को पहले से कमज़ोर और बूढ़ा खोखला समझने लगता है। तो इसी प्रकार से लाठी की कहानी का सारांश समाप्त होता है। आप इसे इसी प्रकार से लिख देंगे। तो 6वें क्वेश्चन का जो हमारा प्रश्न था उसका मैंने उत्तर आपको 5 नंबर का बता दिया, आपको इसी तरीके से लिखना है।
फिर हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है, जो कि ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी हमारे 5 नंबर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि 5 नंबर से ही हमारे नंबर 100% में मतलब 90+ हम ला सकते हैं। देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम सारे जो यहाँ पे आलोक दिए हुए हैं उसको पढ़कर किसी एक खंड काव्य से हमें इसका उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक। देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही का लिखना है। खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख पात्र को चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर दूसरा पूछ रहा है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखिए, और अथवा में कह रहा है कि सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। यहाँ पे देखिए, तीसरा कह रहा है कि रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, और अथवा में कह रहा है कि रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु पर संक्षेप में लिखिए। चौथा इसमें पूछ रहा है कि आलोक वृत्त की कथा वस्तु का सार लिखिए, और अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो 5वां लाइन कह रहा है हमारा कि त्यागपथित खंड काव्य का कथानक संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अथवा त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखिए। तो यहाँ पर आपको कथानक का संक्षिप्त उल्लेख करना है, मतलब ये नायक का, और इसमें कह रहा है कि हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण का उल्लेख कीजिए। और फिर 6वां प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो हमको इसमें से हमारे जो इलाके का है, यानी कि हमारे जो प्रदेश का है, वही लिखना होता है। तो स्वपठित खंड काव्य से हमें सिर्फ एक खंड काव्य का उत्तर देना है। तो हम देंगे क्या, अपने ज़िले यानी गाजीपुर का त्यागपथी से। तो त्यागपथी में हम सॉल्व करेंगे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो चलिए देख लेते हैं इनका चरित्र चित्रण क्या होगा, और आपको कैसे लिखना है कि पूरे आपको 5 नंबर मिल जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है। तो प्रश्न संख्या 7, हेडिंग करेंगे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, और लिखेंगे पहले कि हर्षवर्धन थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन का कनिष्ठ पुत्र और राज्यवर्धन का कनिष्ठ भाई था। ठीक है, वह माता पिता का भक्त, भाई बहन प्रेम रखने वाला, धीर, वीर, साहसी, पराक्रमी, प्रतिज्ञा पालक, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रीय एकता का पक्षधर था, निष्प्रिय देश प्रेमी और त्याग सेवी है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसी प्रकार से पहले हम इतना सा लिख लेंगे, और फिर आगे हम हेडिंग के हिसाब से इनके चरित्रों का वर्णन करेंगे। तो अगला हेडिंग होगा हमारा कि हेडिंग है माता पिता का भक्त। तो माता पिता के भक्त में हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि हर्ष माता पिता का परम भक्त है। जैसे ही जंगल में पिता के दाह स्वर का समाचार पता चलता है तो तुरंत वापस आ जाता है। आत्मदाह के लिए तत्पर माँ के चरणों से लिपटकर वह उसे रोकता और कहता है, मरते समय पिता प्रभाकर वर्धन हर्ष की छाती से लगा लेते हैं और उसे धीरज बधाते हैं। मतलब कि जैसे ही जंगल में उन्हें तेज ज्वर का पता चलता है तो हर्षवर्धन अपने सारे काम को छोड़कर प्रभाकर वर्धन यानी उनके पिता के पास चले जाते हैं, और उनकी वहीं पर क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, जिससे वह माँ के चरणों से लिपटकर रोने लगता है। तो यही हम माता पिता के भक्त में लिख देंगे। फिर सेकंड हेडिंग हम करेंगे भाई बहन का अगाध प्रेमी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कि हर्ष को अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति अगाध श्रद्धा और छोटी बहन राज्यश्री के प्रति अटूट स्नेह है। पिता की मृत्यु के पश्चात हर्ष को अपने बड़े भाई तथा छोटी बहन के दुख की चिंता होती है। राज्यवर्धन के राज्य त्याग कर संन्यास लेने के लिए प्रस्थान के समय
वे भाई के पीछे इस प्रकार चल पड़ते हैं जैसे राम के पीछे लक्ष्मण चल पड़े थे। हर्षवर्धन थे वो छोटे भाई थे, उनके बड़े भाई जो थे उनके ही वो साथ पीछे पीछे राज्यवर्धन के पीछे लगे रहते थे हर्षवर्धन। तो ये हो गया भाई बहन के अगाध प्रेमी। अब हम देंगे अगला हेडिंग, तीसरा हेडिंग लिखेंगे हम कि तीसरा हेडिंग है प्रजा वत्सल कवि मनीषी धर्मज्ञानी। देखिए, हर्ष प्रजा को पुत्रवत मानता है, वह स्वयं कवि है, मनीषी है, धर्मी का तत्व समझता है। ये हो जाएगा प्रजा वत्सल कवि मनीषी धर्म ज्ञानी में, क्योंकि हर्ष जो जो चीज़ धारण कर चुके थे वो हम इस हेडिंग में लिख देंगे। तो चौथा हेडिंग हमें लास्ट करना है कि राष्ट्रीय एकता का पक्षधर और निष्प्रिय देश सेवक। मतलब कि हर्षवर्धन अपने देश के लिए क्या क्या किए थे और वो किस तरह अपने देश का सेवा किए थे। तो उसमें भी हम छोटे से लाइन लिखेंगे कि हर्ष के मन में राष्ट्रीय एकता और निष्प्रिय देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है, इसलिए छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उन सबको एकता में एक ही केंद्रीय सूत्र में बांधकर शक्तिशाली राष्ट्रीय कल्पना करते हैं। तो ये क्या था, हर्षवर्धन का स्वभाव था कि वो सारे छोटे इलाकों में जीतकर वो सबको एकत्रित करते थे और उन सबके साथ वो सारी चीज़ें करते थे ताकि वो बड़े देशों में चुनाव कर जीत सके और प्रजा को अपने पक्ष में ले सके। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे खंड ख। तो खंड ख में क्या दे रहा है, तो खंड में ख में आपको संस्कृत के कुछ संदर्भ दिए जाएंगे, यानी कि कुछ 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है, यानी कि संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो ये है हमारे 8वें के 2 पैराग्राफ जिसमें से आपको अथवा करके किसी एक का लिखना है। तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप इसका अर्थ करेंगे तो वो हो जाएगा 5 नंबर का और संदर्भ 2 नंबर का, यानी कुल मिला के जुला के आपके 7 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए पैराग्राफ दोनों मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भासभारवी भव भूत्यादयो महाकाव्यः स्वीक्रिय ग्रंथरत्नय अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते इयं भाषा अस्माभिः मातृयसं सम्मानीया वन्दनीया च यतो भारत मातुः स्वतंत्रतायन गौरवम अखंडत्व सांस्कृतिक कतमेव संस्कृते नैव सुरक्षितु शक्तयन्ते और इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। तो ये पहला पैराग्राफ है जिसका अभी अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। और ये हो गया, तो अथवा करके सेकंड पैराग्राफ है हमारा ये कि अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकमभिरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषं राजान मकुरं चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजान मुकुरन् ततः शकुनिगडाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्ते राजा नास्ति। तो ये 2 पैराग्राफ है जिसमें से मैं पहले पैराग्राफ को पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसके संदर्भ और हिंदी के व्याख्या को लिखना किस तरीके से है वो बता देंगे। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, यानी कि आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु यानी कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य जो हैं अन्य भासभरवी भव और
भवभूति आदि जो है वो अन्य महाकवि अपने ग्रंथ को क्या करते हैं, महाकाव्य स्कृते ग्रंथ न तो अदापि पाठ्य का नाम हृदय विराजयन्ति। यानी कि ये जो सारे कवि हैं आदिकाल के, वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भव और अन्य जो कवि हैं वो महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों से हृदय में विराज कर रहे हैं। मतलब कि उन सारे पाठ से हमारे हृदय में अब तक वे विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृशम सम्मानीय वंदनीय च। यानी कि कह रहा है इसमें कि हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्मानीय तथा वंदनीय है। यतो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्व संस्कृति कमेत्व संस्कृते नैव सुरक्षितु शक्यन्ते। फिर कह रहा है कि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता और संस्कृत एकता सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ति। फिर कह रहा है कि अतः ठीक ही कहा गया है, देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं के प्रधान एवं मधुर दिव्य हैं। तो इस पैराग्राफ का ये अर्थ होता है, लेकिन आपको लिखना कैसे है और ये किस पैराग्राफ जो है वो किस पाठ से है, उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो हम खंड ख प्रश्न संख्या 8 का क संदर्भ हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके पाठ का नाम संस्कृत भाषायाः महत्वम है और आपको इसी तरह से संदर्भ इसका लिखना है। और अब देखेंगे हम हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद आपको किस प्रकार लिखना है, तो देखिए आप हिंदी में अनुवाद हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भाष भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज कर रहे हैं। हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्मानीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है, इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे, देव भाषा ब्रैकेट में संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। तो ये हो गया आपका हिंदी में अनुवाद। अब हम देखेंगे खंड ख के 8वें क्वेश्चन का ख नंबर। तो अगले पेज में हम ख नंबर को हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि पैराग्राफ पहले हम रिपीट कर देते हैं कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपके 2+5 यानी 7 नंबर के क्वेश्चन हैं। 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, दोनों पैराग्राफ को एक एक बारी में पढ़ देती हूँ कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यन्ते घटः स हेतु सर्व विज्ञानाम धर्मस्य च धनस्य च। अथवा करके दूसरा पैराग्राफ है, कमान दुग्धे विप्रकस्य लक्ष्मी कृतियन सुते दुष्कृत्या हिंसन्ति शुद्धा शांतान मातरन मंगलानम घेनु धीराह सुनृत्या वाचमाहु। तो ये 2 पैराग्राफ हैं जिसमें से आपको पहले का मैं अर्थ बता देती हूँ और इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ देख लीजिए। कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः, यानी कि बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, पूर्यतः घटः। यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का हेतु, ठीक है। जो कह रहा है कि बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या,
विद्याओं में धर्म तथा धन हेतु उसका यह कारण है। ठीक है, फिर स हेतु सर्वा विद्या धर्म च धनस्य च। फिर कह रहा है कि यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। तो इसका हम अर्थ और संदर्भ कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। हेडिंग कर लेंगे जल बिंदु और लास्ट में धनस्य च, और हेडिंग करके लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 8वें का ख संदर्भ हेडिंग रहेगा। और ये जो लाइन है ये आपकी ऊपर लाइन है, मैं भूल चुकी थी इसलिए मैंने नीचे नोट कर दिया। जल बिंदु निपातेन फिर डॉट करके धनस्य च। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब हम हिंदी में अनुवाद हेडिंग करके लिखेंगे कि जल बिंदु, ये तो आपका हेडिंग था। हिंदी में अनुवाद हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का हेतु कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। तो ये हो गया आपका फिर 7 नंबर कंप्लीट 8वें का ख। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अब हम आ जाएंगे अपने 9वें प्रश्न पे, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और कह रहा है कि निम्नलिखित लोकांकियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको इन चारों में से किसी एक का वाक्य प्रयोग के साथ अर्थ लिखना है, जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आप देखिए ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि मुंह फुलाना, दूसरा ऑप्शन है हाथ पीले करना, तीसरा होता है आपका दाल में काला होना और चौथा है सावन हरे ना भादो सूखे। तो इन चारों में से कोई एक करना है। आपको मैं चारों लिख के दिखा देती हूँ, आप किसी एक को याद कर लेंगे ताकि आपको लिखने में आसान हो जाए। तो मुंह फुलाना का सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 9 और हेडिंग में है मुंह फुलाना, उसका अर्थ हो जाएगा असंतुष्ट होना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना ठीक नहीं है। और दूसरा था हाथ पीले करना, तो हाथ पीले करने का अर्थ होगा विवाह करना। और वाक्य प्रयोग होगा कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। फिर तीसरा कह रहा है कि दाल में काला होना, यानी कि संदेह होना। और हेडिंग है वाक्य प्रयोग, तो इसमें लिखेंगे कि भर्ती परीक्षाओं में सरकार को भी मानना पड़ा कि दाल में कुछ काला है। और चौथा था हमारा कि सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका अर्थ होगा कि सदा एक समान रहना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि सच्चे महापुरुष व सावन में हरे होते हैं और न भादो में सूखते हैं। तो ये हो गया हमारा मुहावरा कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां नंबर कह रहा है कि अपठित पद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाठ जो है वो अपठित, यानी कि आपके सिलेबस से नहीं है, ये बाहरी है, जो कि 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं। 3 प्रश्न हैं जिसके आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ। कह रहा है कि इच्छाएं नाना है और नाना विधि है और वे उसे प्रवृत्त रखती है। उस प्रवृत्त से वह रह रह कर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र है, उसके द्वंद्व से थका मारता है। उस संसार को अभी राव भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वेशनाओं से अंत से झुंझलाहट और छटपटाहट ही हाथ लगती है। तो ये पैराग्राफ है और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और एक आखिरी प्रश्न है जो 1 नंबर के हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में फंसा हुआ मनुष्य क्यों रुक जाता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में फंसा हुआ मनुष्य द्वंद्व से थका हुआ रुक जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि
प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पकड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पकड़कर मनुष्य की स्थिति अशांत और बेचैन हो जाती है। अब है अगला क्वेश्चन की रेखांकित अंश का आशय लिखिए, यानी कि ये जो रेखा किया गया है उसका हमें व्याख्या करना है। तो रेखा किया गया है कितना की इच्छाएं नाना है और नाना विधि है और वे उसे प्रवृत्त रखती है। उस प्रवृत्ति में वह रह रह कर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। तो इसका हम अर्थ किस प्रकार लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि इस संसार को अभिराग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। का अर्थ है कि मनुष्य संसार के प्रति कभी मोह और आकर्षण से भर जाता है और अगले ही क्षण उससे ऊब कर उसे नष्ट करने की इच्छा करता है। तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे अपना 11वां प्रश्न। अब हम देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 11 का क। तो ये एक एक नंबर के ऑप्शनली क्वेश्चन हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पहला है वसन और व्यसन, जिसका अ ऑप्शन है विवश और व्याकुलता, ब ऑप्शन है वस्त्र और आदत, स ऑप्शन है कवच और भोजन और द ऑप्शन है अवधि और विस्तार। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, चलिए देख लेते हैं। तो आप हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 11 का क और उत्तर लिखेंगे वस्त्र और आदत। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि अन्य और अन्य, अन्न और अन्य का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन अ है अनाज और दूसरा, ब है भोजन और अनेक, स है गेहूं और चावल और द है बेकार और दूसरा। तो इसका राइट आंसर हम लिख देंगे अनाज और दूसरा, ये उसका हो गया राइट आंसर। अब हम देखेंगे 11वें का ख प्रश्न। तो 11वें का ख प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो सही अर्थ लिखिए और दो अर्थ लिखने के लिए आपको एक एक यानी कि 2 नंबर मिलेंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। ऑप्शन है चपला और मतलब पहले है चपला, तो चपला में आपको 2 शब्द के अर्थ लिखने हैं इसके सही और जीवन का 2 अर्थ लिखना है और शिव का। तो किसी एक को लिखना है लेकिन हम आपको तीनों बता देते हैं। तो चपला का सही अर्थ होता है लक्ष्मी और बिजली, कोई एक लिखना है इसलिए हमने एक ही लिखा है। अब देखते हैं ग नंबर। तो ग नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। तो इनमें से कोई एक शब्द का सही उत्तर लिखना है। जो शिक्षा देता है तो उसका क्या आंसर होगा, शिक्षक, नेता, अभिनेता या संत। तो आंसर होगा आपका शिक्षक, तो लिख देंगे शिक्षक, ठीक है। 11वें का ख नंबर उत्तर होगा शिक्षक। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि जो सब कुछ जानता हो। पहला है ऑप्शन सर्वज्ञ, दूसरा ऑप्शन है महापुरुष, तीसरा ऑप्शन है तपस्वी और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वज्ञ, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अपना 11वें का घ नंबर, ये भी जो कि है 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो घ नंबर कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें से कोई 2 ही वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसका हम बनाएंगे कि मैंने भोजन कर लिया है, ये हो गया आपका राइट आंसर। और ख बोल रहा है कि दूसरा कि मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका 11 का ख तक, यानी कि आपके 2-2 नंबर के पूरे 8 नंबर कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे अपना 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न 2-2 नंबर का है और कह रहा है कि क नंबर संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो आपको इन दोनों में से किसी एक का ही उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है और ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके मिल जाएंगे। तो हम आपको दोनों लिख के बताते हैं, संयोग श्रृंगार और करुण रस का। आप इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं।
तो आप हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 12 का क और लिखेंगे संयोग श्रृंगार रस। हेडिंग हो गया। इसका परिभाषा है कि नायक और नायिका के मिलन का वर्णन श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। मतलब नायक और नायिका के मिलन को ही संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं हम। उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो ये हो गया आपका श्रृंगार संयोग का उदाहरण। अथवा करके दूसरा प्रश्न था करुण रस। तो करुण रस किसे कहते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। करुण रस में लिखेंगे कि शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। और उदाहरण में लिखेंगे कि ये हो गया इसका करुण रस का परिभाषा। और उदाहरण लिखेंगे कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फंशा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये इसका उदाहरण बहुत ही इजी सा है जो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना 12वें का ख प्रश्न। तो ख प्रश्न जो है ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है। कह रहा है कि यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो यमक अलंकार और रूपक अलंकार में से किसी एक का ही आपको लिखना है, लेकिन हम दोनों बता देते हैं। आपको जो इजी पड़ेगा आप उसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए हेडिंग देते हैं यमक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 12 का ख हेडिंग है यमक अलंकार। तो इसमें लिखेंगे हम कि जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्द जो मिलते हैं एक साथ उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में लिखेंगे कनक कनक से 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बहुत ही इजी सा उदाहरण। ये हो गया यमक अलंकार। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो है आप हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और अपमान में कोई भेद नहीं रहता। और इसका उदाहरण हो जाएगा चरण कमल बंधो हरिराई। मतलब कहने का है कि उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, मतलब एक दूसरे से वो भेद रखते हों, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण चरण कमल बंधो हरिराई, जैसे कि नारायण भगवान के चरणों में जो है कमल के फूल उनके पैरों के तले चरण में रहते हैं। तो वही कह रहा है कि चरण कमल बंधो हरिराई। ये हो गया रूपक अलंकार का उदाहरण। अब हम देखेंगे अपना 12वें का ग प्रश्न। तो ग प्रश्न क्या कह रहा है, तो ग प्रश्न कह रहा है कि दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो दोहा छंद और सोठा छंद दोनों को हमें लिखना है और ये भी हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। चलिए दोहा को देख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 12 का ग दोहा। दोहा की परिभाषा होती है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया दोहा की परिभाषा। अब हम लिखेंगे दोहा के उदाहरण। तो दोहा के उदाहरण के साथ हमें इसमें मात्रा भी दर्शानी होती है जो हमारा प्लस पॉइंट होता है। तो देखिए उदाहरण जो है बहुत ही इजी सा है, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। उदाहरण में आप लिखेंगे कि रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, ये हो गया इसका इजी सा उदाहरण। अब हम इसमें मात्रा दर्शाएंगे। कह रहा था कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्रा और 13 मात्रा। और आपका दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्रा। ओके, तो देखिए कह रहा है कि रहीमन पानी रखिए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में छंद के बारे में पूरी डीपली में समझाया था कि किसको हम बड़ी की मात्रा में 2 लगाना है कि 1, वैसे ही हम इसमें भी लिखेंगे। वीडियो मेरे पेज पे अपलोड हो गई है, आप उसमें डीपली में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे र है तो ये 1 से डिनोट होगा, 1 लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा यानी कि ये बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे हो जाएगा 2,
म एक और न एक। पानी आ की मात्रा 2, बड़ी की मात्रा 2। रखिए र का ए, छोटी की मात्रा 1 और ए की मात्रा में 2। अब इसे हम काउंट करेंगे। जो 1 और ये होता है जो एस वो होता है 2। तो 1 और 2 3, 4 5, 5 2 7, 7 2 9, 10 11 और 2 13 हो गया ये 13 मात्रा। अब हम इसमें दर्शाएंगे कि बिन पानी सब सून। तो बिन छोटी की मात्रा में 1 और न 1, आ की मात्रा में 2, बड़ी की मात्रा में 2, सब में 1 1, बड़े की मात्रा में 2 और न की मात्रा में 1। अब इसे काउंट कर लेते हैं। तो 1 1 2, 2 4, 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 10 1 11, 11 मात्रा इसमें हो गया। पानी गए न उबरे। तो आ की मात्रा में 2, बड़ी की मात्रा में 2, ग अ की मात्रा में 1, ए की मात्रा में 2, फिर 1, फिर 2 1 2। ठीक है, अब इसे काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 9, 9 1 10 और 10 2 12। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 9 10 11 और 12 13। काउंट कर लीजिएगा, 13 है ये। अब मोती मानुष चून। तो इसका हम करेंगे 2 की मात्रा, फिर 2 आ की मात्रा में 2, छोटा ऊ की मात्रा में 1 और सौ की मात्रा में 1, बड़ा ऊ की मात्रा में 2 और नौ की मात्रा में 1। तो इसके मात्रा को गिन लीजिए कि 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 9, 9 1 10, 2 2 4 2 6, 2 8, 2 10 1 11, 11 मात्रा इसमें हो गई। ये हो गया आपका मात्रा सहित उदाहरण दोहे का। अब हम देखेंगे छंद में, जो कि लिखा था यहाँ पे क्या, अथवा करके सोरठा छंद। सोरठा छंद को हम देख लेते हैं। तो सोरठा हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। मतलब कि ये सोठे का जो है दोहे का जस्ट उल्टा होता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे और उदाहरण है कि जो सुमिरत सीधी होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभगुण सदन। तो ये हो गया इसका आपका उदाहरण। लेकिन इसमें हम मात्रा दर्शा देंगे, क्योंकि प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। चलिए मात्रा को दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ की मात्रा यानी कि 2, छोटा ऊ की मात्रा 1, छोटी ई की 1 1 1, छोटी यानी 1 1 संख्या, ओ की मात्रा में 2 और छोटी ई की मात्रा में 1। अब इसे काउंट कर लेंगे। तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11 हो गया 11 मात्रा। अब हम देखेंगे दूसरे लाइन को। ग में 1 1, आ की मात्रा में 2 1 1, 1 1 छोटी की मात्रा है, फिर 1 फिर 1, ब हो गया 1 1 1। काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 मात्रा ये हो गया। करहु अनुग्रह सोए। तो इसका हम लिख लेंगे करहु, क 1 1 और छोटा की मात्रा में 1, अनुग्रह तो 1 छोटा की मात्रा 1, ग्रह का मतलब 2 और ह का मतलब 1, ओ की मात्रा में 2 और य की मात्रा में 1। बुद्धि तो ये भी काउंट कर लेते हैं। 3 2 5, 5 2 7 1 8, 8 2 9 1, 8 8 2 10 1 9, सॉरी 10 1 11, 11 मात्रा ये हो गया। बुद्धि राशि शुभगुण सदन। तो बुद्धि छोटा की मात्रा में 1, धी की मात्रा में 2 मात्राएं हैं इसमें तो 2, राशि आ की मात्रा में 2, सी की मात्रा में 1, इसमें 1 और 1, इसमें भी 1 1 और ये भी 3 अलग अलग मात्रा है तो 1 1। अब इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं इसमें भी हो गई। ये हो गया सोठा छंद का उदाहरण और परिभाषा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल ही इस बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते प्रश्न हैं ये। तो आप इसे कंफर्म करके नोट कर लीजिएगा।
अब हम देखेंगे अपनी प्रश्न संख्या 13। ये इस पेपर का लास्ट पेज है जिसमें आपको 13 और 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका 13वां प्रश्न 6 नंबर का है और 14वां प्रश्न 9 नंबर का है। ठीक है, तो इस विषय में हम इसको लिखेंगे और सबसे पहले हम 13वां प्रश्न देखेंगे कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो अब इस पे आपको एक पत्र लिखना है जो कि 6 नंबर का होने वाला है और अथवा करके विद्यालय में अनुशासन अवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इन दो क्वेश्चंस को हम देख लेंगे और मतलब कि इसमें से कोई एक लिखना है, यानी कि अपने गांव अथवा शहर पे सफाई हेतु मैं आपको लेटर लिख के दिखा देती हूँ जिसमें आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको दोनों में से किसी एक को याद करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपको पत्र किस तरीके से लिखना है कि आपको पूरे 6 नंबर मिल जाए। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 13 और आप उस पर लिखेंगे अपने गांव अथवा शहर के सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र। तो पत्र कैसे लिखेंगे तो देखिए, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर निगम इलाहाबाद से। ठीक है, आप जहाँ के भी रहने वाले होंगे वहाँ के लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा महोदय। मोस्ट लाइन जो है आपको ये 3-4 लाइन बहुत ही अच्छे से क्लियर लिख लेनी है। उसके बाद जो भी इस अंदर डिफिनीशन होता है वो आप कुछ भी अपने से भी बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट लाइन है ऊपर की वो आप लिख लीजिएगा क्योंकि वो आपकी प्लस पॉइंट होती है। अब लिखेंगे हम कि सादर निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में पिछले 1 हफ्ते से नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है। ठीक है, इस कारण नालियों में कूड़ा कई दिनों तक जमा रहा है। सड़कों पर कूड़े और कचरे के ढेर लग जाते हैं। इससे मोहल्ले में बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। अतः आपसे निरोध है कि आप नगर निगम में के यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे कि अतः आपसे निरोध है कि आप नगर निगम के कर्मचारी भेजकर हमारे मोहल्ले की समय पर साफ सफाई कराने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी मोहल्ले वासी आपके आभारी रहेंगे। तो आपको इसी प्रकार से पूरी लाइन लिखनी है क्योंकि ये आपको स्टैटिक्स जो है वो इसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे 6 नंबर मिलते हैं क्योंकि इसमें लाइन का जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। आपको कौन सी लाइन किस तरीके से लिखनी है और आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आपके आभारी रहेंगे, फिर धन्यवाद यहाँ लिखेंगे और नाम दिनांक और यहाँ पर वार्ड संख्या लिख लेंगे। गलती से रोल नंबर हो गया है, वार्ड नंबर लिख लेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका लेटर जो कि आपको इस तरह से पत्र लिखना होगा। तो ये हो गया आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना 14वां प्रश्न, यानी कि इस पेपर का आखिरी प्रश्न को हम हल करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए। तो आपको इसमें से किसी इन 4-7 ऑप्शन में से आपको किसी एक का निबंध लिखना है जो कि आपको 9 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला पूछ रहा है कि पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तीसरा है नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता। चौथा है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। पांचवा है महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव। और लास्ट यानी 6वां है कि वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा में दशा। तो ये हो गया आपके इतने ऑप्शंस। और हमेशा पूछता है पर्यावरण और बेरोजगारी, तो पर्यावरण और बेरोजगारी मेरे पेज पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आपको हम इस वीडियो में बेरोजगारी की समस्या और समाधान को बताएंगे कि किस तरह का से आप लिखेंगे कि आपको 9 नंबर मिल जाए। चलिए देखते हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 14, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तो सबसे पहले इस पे हम हेडिंग जो दे रहा होता है वो हम लिखते हैं। तो देखिए इसमें हेडिंग क्या करेंगे, यहाँ पे आप रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में ये होता है कि
आपको इसमें कितने कितने हेडिंग्स देने हैं वो बताने होते हैं। तो रूपरेखा में हमारा हेडिंग रहेगा पहला प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग रखेगा कि बेरोजगारी की समस्या, तीसरा हेडिंग है बेरोजगारी के कारण और चौथा हेडिंग है बेरोजगारी के उपाय और पांचवा हेडिंग है उपसंहार। 5 हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पांचों हेडिंग को बारी बारी से मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक में आपको कितना और क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में लिखेंगे हम कि बेरोजगारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। युवकों को शिक्षित होते हुए भी काम का न मिलना कई संकटों का सामना करना होता है, जिसे बेरोजगारी की ज़रूरत है। उसके पास कोई रोजगार नहीं है। यह समस्या हर व्यक्ति की है। तो प्रस्तावना में हमें सिर्फ कुछ ही हेडिंग्स देने होते हैं, मतलब कुछ ही टॉपिक्स लिखने होते हैं जो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। और अब हम देखेंगे बेरोजगारी की समस्या। तो प्रस्तावना में आप इतना लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला हेडिंग। तो हेडिंग रहेगा बेरोजगारी की समस्या। तो बेरोजगारी की समस्या से अनेक लोग ग्रस्त हैं। गरीबों को खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा आग्रह करने पर भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 25% जनसंख्या की वृद्धि होती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होगा और नौजवान लिखेंगे हम कि युवकों को नौकरी शिक्षित होते हुए भी नहीं मिल पा रही है। यह समस्या को दूर करने के सरकार द्वारा निवेदन करना आवश्यक हो गया है। तो समस्या में हमें इतना ही लिखना है कि युवकों को बेरोजगारी से कितनी परेशानियां हो रही हैं। अगर वो पढ़े लिखे भी हैं तो कंपटीशन के ज़माने में इतना वो हो गया है कि नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हम समस्या में लिख देंगे और आप अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के निम्न कारण इस प्रकार है, जैसे कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी, दूसरा मौसमी बेरोजगारी, तीसरा छिपी बेरोजगारी इत्यादि। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष बेरोजगारी। तो प्रत्यक्ष बेरोजगारी में हम लिखना है कि यह बेरोजगारी ऐसी है जिसमें एक पहाड़ पर जितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा लोग उस पहाड़ पर कार्य करते हैं। अतः प्रत्यक्ष बेरोजगारी हमारे जीवन की एक समस्या बन चुकी है। ये हम लिख देंगे प्रत्यक्ष बेरोजगारी में। अगला हेडिंग होगा हमारा मौसमी बेरोजगारी। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस बेरोजगारी में लोगों को प्रत्येक माह कोई रोजगार नहीं मिलता है। यह 12 मास रोजगार नहीं रहते। यह मौसम की अपेक्षा इनकी बेरोजगारी चलती है। मतलब मौसम के विपरीत ही इनकी बेरोजगारी का बढ़ना और घटना लिखा है। तो ये हो जाता है मौसमी बेरोजगारी। अगला है लास्ट छिपी बेरोजगारी। तो हेडिंग करेंगे छिपी बेरोजगारी और इसमें लिखेंगे कि छिपी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जब शिक्षित लोगों को कार्य नहीं मिलता परंतु कम शिक्षित लोगों को पैसा देकर काम दिया जा रहा है। आजकल मुकाबले का बेरोजगार है जो युवकों के लिए एक समस्या बन चुका है। तो ये हो गया हमारा छिपी बेरोजगारी। अब हम अपना हेडिंग करेंगे बेरोजगारी के उपाय। तो हेडिंग है हमारा बेरोजगारी के उपाय, जिसमें हम 5 टॉपिक लिखेंगे। जैसे कि पहला, सबसे पहले हमें हमारे देश के लिए जनसंख्या की वृद्धि रोकनी चाहिए। दूसरा, शिक्षित लोगों को काम मिलना चाहिए। तीसरा, गरीबों को कृषि के लिए कुछ धन और रोजगार मिलना चाहिए। चौथा, छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में सारी उपलब्धियां करवानी चाहिए। 5 नंबर है हमारा कि इस सब को अगर हम एक साथ मिलकर करें तो हम बेरोजगारी से बच सकते हैं। ये हो गया हमारे 5 टॉपिक बेरोजगारी के उपाय में। और लास्टवा हेडिंग है उपसंहार। तो उपसंहार में लिखना है कि बेरोजगारी कई लोगों की समस्या के साथ साथ युवकों की जिंदगी पर प्रभाव डालता है। बेरोजगारी जिंदगी पर प्रभाव डालता है। बेरोजगारी से बच्चे, बूढ़े, नौजवान लोगों को भी रोजगार प्राप्त नहीं है। सरकार द्वारा इस कार्य को करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा उपसंहार। तो इस प्रकार से हमारा पेपर टोटल सॉल्व होता है और 9 नंबर आपको इस निबंध में मिल जाएंगे। और सारे क्वेश्चन 14 प्रश्न के उत्तर
सहित व्याख्या, हिंदी अनुवाद सब कुछ करने के साथ साथ आपको इसमें 90 में 90 मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन 2024 के पेपर का। तो 100 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं आप इसे सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको आगे के एग्जाम में हेल्प कर सके। अगर आपके दोस्त जो 12th में हैं तो आप उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।